हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय पूजा तिगालिया। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, ये टॉपिक कंप्लीट स्टडी करने के लिए आपको लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बने रहें। तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन होता है कि डिवाइस है जो पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल हैं उनको एक्सेलरेट करवाने के लिए, उनको एक्सेलरेट मतलब उनको मूव करवाने के लिए, उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो है साइक्लोट्रॉन है। ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स इनको मूव करवाने के लिए, इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन का। और इसको इन्वेंटेड किसने किया था? ई.ओ. लॉरेंस। 1934 में इसको बनाया गया था। ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन का यूज क्यों करते हैं हम? साइक्लोट्रॉन का जैसे जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, या फिर न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करवाना है, न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हाईली स्पीड के अंदर उसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं या फिर उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तभी वो न्यूक्लियस क्या होएगा? ब्रेक होएगा। ठीक है। या फिर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप अगर कोई पत्थर तोड़ना है आपको, तो आप क्या करते हो? उसके ऊपर हथौड़ा मारते हो। और जब उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे तो क्या है कि आप अगर उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ा के, मतलब अगर जल्दी जल्दी उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे तो हम आप उसको इजीली तोड़ सकते हो। ठीक है। वैसे ही हम अगर न्यूक्लियस को ब्रेक करवाना है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को स्ट्राइक करवाना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी हम न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? It is based on the fact that charged particle can be accelerated to sufficient high energy by oscillating electric field and uniform magnetic field। मतलब क्या है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करवाएंगे और कहाँ तक? सुफिशियंट मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करवा के, किस में? जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में हम जब उसको मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तब वो क्या करता है? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन देखने से पहले आप एक बार डायग्राम समझ लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ। इसके अंदर क्या होता है? ये एक मैग्नेटिक फील्ड लेंगे हम यहाँ पे। ये नॉर्थ पोल है और ये है आपका साउथ पोल। ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे दो डीज बनाएंगे, जो कि अंदर से क्या होंगी? होलो होंगी। ये D1 है आपके पास में और ये है D2 है। 3D व्यू देते हैं इसको थोड़ा। ठीक है। यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे चलेगी? नॉर्थ टू साउथ चलेगी, मतलब इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड रहेगी आपके पास में। और इसके बाद में क्या है? हमने दो डीज बनाई और इन डीज को हम हाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट करते हैं, जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगा। ये लिख दिया हमने, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। यहाँ से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि हेल्प करता है किसमें? इसकी पोलैरिटीज चेंज करवाने में हेल्प करेगा। और पोलैरिटी चेंज करवाने में क्यों हेल्प करेगा वो अभी आगे हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने रखा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया। अब देखो क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये क्या करता है? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगा। और हमने कंसिडर किया कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाया, तो यहाँ पे इसकी जो पोलैरिटी है वो ये प्लस है और ये है माइनस है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये क्या होगा? इसकी साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात याद रखना है कि ये जो डीज ले रहे हैं हम, ये जो दो डी यूज की हमने, ये अंदर से क्या है? होलो है। और होलो होंगे तो इनके अंदर ओनली कौन सी फील्ड रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होलो के अंदर नहीं होती है। ठीक है। ये मैं आपको फर्स्ट यूनिट में बता चुकी हूँ। अब इसके अंदर ओनली क्या रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। और मैग्नेटिक फील्ड जब होती है हमारे पास में, देखो हमने मोशन निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे किया था? उसके अंदर हमने इस टाइप से ली थी। ठीक है। और जो पार्टिकल था हमने उसको थीटा एंगल पे थ्रो किया था। तो इसको हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व किया था। एक था वी साइन थीटा और एक था वी कोस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग में क्या था? जो हमारा जो पार्टिकल था वो क्या अटेन करता है? सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन अटेन करता है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम अगर किसी पार्टिकल को मूव करवाते हैं तो। ठीक है। आगे समझ में? और ये किसकी वजह से कर रहा था? वी साइन थीटा की वजह से कर रहा था। ठीक है। तो वैसे ही अगर ये पार्टिकल हम
यहाँ से इसके अंदर एंटर करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, और इसके अंदर ओनली कौन सी फील्ड रहेगी आपके पास में, ओनली मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या देगी, उसको सर्कुलर पाथ देगी, ठीक है, मतलब ये इस टाइप से आ जाएगा। जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो जो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर था ये क्या कर देगा, इसकी पोलैरिटी को फिर से चेंज कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव किसकी साइड अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की साइड। तो इनकी पोलैरिटी फिर से क्या होगी, चेंज होगी, यानी यहाँ पे पहुंचने के बाद में ये वाला क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इसके अंदर जाएगा अब ऐसे, ठीक है, और ऐसे ये फिर से वापस आएगा, और फिर से वापस आएगा तो इसकी पोलैरिटी फिर से क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी बार पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये सेमी सर्कल कवर कर रहा है, जितने टाइम में ये यहाँ पे आ रहा है ना, उतने ही टाइम में देखो अब इसकी रेडियस क्या होगी, बढ़ गई ना, रेडियस बढ़ गई, तो मतलब इस पार्टिकल ने क्या किया कि अगर रेडियस बढ़ जाती तो इस पार्टिकल ने अपनी स्पीड भी क्या की है, इंक्रीज की है। वेलोसिटी हमने पढ़ा था पीछे कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के होता है। तो यानी ये क्या है कि यहाँ से जब ये इतने टाइम में जो ये वाला पाथ जो कवर करेगा और ये वाला जो पाथ कवर करता है, दोनों का टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसका छोटा सा एग्जांपल करते हैं, जैसे कोई पार्टिकल है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए ने बी तक ये वाली डिस्टेंस कवर की, यानी बी यहाँ से चल के इस पॉइंट पे आ गया, यानी इसने 30 मिनट लिए इसने इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और ए ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 30 मिनट लिए, मतलब दोनों में क्या है, टाइम सेम है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो कम है, डिस्टेंस कम है, मतलब इसने 30 मिनट लिए, लेकिन ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर भी इसने 30 मिनट लिए, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा, लेकिन इसने अपनी स्पीड क्या कर ली, बढ़ा ली होगी ना। तो वैसे ही अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो इसको ये वाला जो टाइम लग रहा है, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम सेम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल ने अपनी स्पीड क्या कर ली, बढ़ा ली होगी, ठीक है, क्लियर इतना। अब ऐसे ही क्या है, बार बार ये रिपीट होता रहेगा, फिर से यहाँ पे इसकी पोलैरिटी चेंज, इधर नेगेटिव तो वापस ये इधर, और फिर इधर फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और फिर इधर पॉजिटिव, तो वापस ये ऐसे ही एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेगा। और मैक्सिमम स्पीड जब अटेन कर लेता है तो यहाँ पे हमारे पास में एक विंडो लगी होती है, और इस विंडो के साथ में डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी होती हैं। जब ये मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेगा तो ये इस विंडो के थ्रू कहाँ पे इसको बाहर निकाल देगा, इस विंडो के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे क्या लगा होता है, हमारा जो टारगेट है, या हम बोल सकते हैं हमारा जो न्यूक्लियस है या कोई सॉलिड पार्टिकल है उसके अंदर इंसर्ट करवाना है, तो वहाँ यहाँ पे हमारे पास में रखा होगा, और इस विंडो के थ्रू वो किसको अचीव कर लेगा, टारगेट को अचीव कर लेगा, ठीक है। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन, और इसके साथ में मैंने आपको वर्किंग बता दी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या लिख रखा हमने। देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेट रिप्रेजेंट बाय नॉर्थ एंड साउथ, वेयर एंड नॉर्थ पोल है एंड एस साउथ पोल, ये इसके अंदर आपको लिख रखा है। बिटवीन द टू पोल्स टू होलो मेटेलिक डीज आर प्लेस्ड एंड कनेक्टेड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये जो दोनों डीज थी इनको हमने होलो मेटेलिक अंदर से खाली हैं, और इसको हमने क्या कर रखा है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिटवीन दिस डीज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस एंड देयर इज ए विंडो डब्ल्यू थ्रू विच द चार्ज पार्टिकल्स कम आउट। ये बता दिए यहाँ पे कि यहाँ पे इसके अंदर क्या है, एक विंडो लगी हुई, और इस विंडो के थ्रू ही ये क्या है, चार्ज पार्टिकल टारगेट को अचीव करता है, बाहर निकलता है यहाँ से। अब वर्किंग भी मैंने बता दी आपको। वर्किंग में क्या है, द पॉजिटिव आयन सोर्स गिव्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सपोज एट एनी इंस्टेंट लेट D1 टू बी नेगेटिव। हमने क्या किया कि सबसे पहले D1 को क्या लिया, नेगेटिव लिया, और D2 क्या है, पॉजिटिव हमारे पास में। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल अट्रैक्ट टू आर D1। जो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था ये अट्रैक्ट हो गया किसके साइड, D1 के साइड अट्रैक्ट हो गया था। नाउ चार्ज पार्टिकल एंटर इनसाइड D1। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस D1 के अंदर इनसाइड करता है, अंदर एंटर करता है, इनसाइड करना है इसके अंदर, तो एंड इनसाइड D1 देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि अंदर से क्या है, ये होलो है, और होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो ओनली कौन सी फील्ड रहेगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। परपेंडिकुलरली कैसे, जैसे ये चार्ज पार्टिकल हमारा इस टाइप से मूव कर रहा है ना इधर से, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ से साउथ की साइड मूव करिए, तो दोनों में क्या है, परपेंडिकुलरली। अगर चार्ज पार्टिकल इधर की बजाय अगर इधर भी मूव कर रहा है तो भी एंगल तो कितना रहना है, यहाँ पे 90 डिग्री का ही रहना है। अब आगे देखो क्या है, देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एज द चार्ज पार्टिकल is entering in the uniform perpendicular magnetic field and its motion becomes circular। ये मैंने बता दिया आपको कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल हमारा एंटर करता है तो उसका जो पाथ होता है, जो मोशन होता है, वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर इतना।
आगे क्या है, एज इट कवर सेमी सर्कल, जैसे ही वो सेमी सर्कल कवर करता है तो डीज चेंज देयर पोलैरिटीज, और पोलैरिटी क्या हो जाती है उतने ही टाइम में क्या हो जाती है, चेंज। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जब उसने ये वाला सेमी सर्कल कवर किया तो यहाँ पे इसकी जो जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे पहले क्या था, नेगेटिव था, तो ये इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारे पास में और नेगेटिव की ही साइड क्या होता है, ये अट्रैक्ट होता है। क्लियर। अब आगे क्या है, इन D2 becomes negative and D1 becomes positive हो जाएगी। In this way charge particle enter inside D2 cover semicircle, that way it process is continuously till it reach to its maximum speed, और maximum speed attain करने के बाद में क्या हो जाता है, come outside from the window and to hit the target, और टारगेट को हिट करेगा यानी अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। क्लियर, इतना ये इसकी वर्किंग थी। अब इसका रेडियस निकालते हैं, जो सर्कुलर पाथ जो हमने पढ़ा यहाँ पे, ये इसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, फोर्स कितना कैलकुलेट किया था, F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, अब जो थीटा की वैल्यू वो कितनी रखेंगे हम, 90 डिग्री रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, नॉर्थ से साउथ ऐसे है, और चार्ज हमारा ऐसे मूव कर रहा है, तो बीच में एंगल कितना बन रहा है उनके, 90 डिग्री का बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो यहाँ पे साइन 90 पुट करोगे तो आपके पास में मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स कितना रहेगा, क्यू बी वी आ जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 पुट की और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब इसके बाद में जब हमारे पास में देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन में एक और फोर्स लगता है, वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कैसे लिखेंगे हम, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, क्या होती है फोर्स की वैल्यू, F इज इक्वल टू mv²/r। ये इक्वेशन हमारे पास में फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। अब दोनों में देखो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड हम इक्वल पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्यू बी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv²/r। हमें यहाँ से रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, mv² अपॉन में क्यू बी वी, एक v से एक v कैंसिल आउट, mv अपॉन में कितना आ गया आपके पास में, क्यू बी। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं r इज इक्वल टू mv अपॉन में कितना आ गया आपके पास में, क्यू बी। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम मास हमारे पास में क्या रहेगा, पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा, चार्ज पार्टिकल जो है चार्ज भी कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो बच के आगे हमारे पास में कि आर जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, वेलोसिटी के। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारी रेडियस बढ़ रही है पार्टिकल्स की, उतनी ही वेलोसिटी भी क्या हो रही है, उसकी बढ़ रही है। ठीक है, और टाइम भी क्या रहता है, सेम रहता है ना। अब यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइम टेकन टू कवर ए सेमी सर्कल का निकालेंगे हम, सेमी सर्कल का निकालेंगे। देखो कैसे, यहाँ से जैसे पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है तो वो इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला सर्कल कंप्लीट किया तो आगे ये वाला सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, ये अलग अलग है लेकिन टाइम पीरियड सेम, हम इसको कंप्लीट सर्कल भी बोल सकते हैं। एक बार इतना देखो, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम पीरियड कैसे आ जाएगा आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन में कितना आ जाएगा, स्पीड। डिस्टेंस कितना है, सेमी सर्कल कवर कर रहा है। अब कंप्लीट सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2πr होती है ना, सर्कमफेरेंस जो होती है, तो हाफ की कर रहे हैं हम, तो कितना आ जाएगा, πr अपॉन में स्पीड क्या है उसकी, यानी वेलोसिटी v। तो यहाँ से हम r की वैल्यू पुट करेंगे पाई अपॉन में v, और r की वैल्यू कितनी है आपके पास में, mv अपॉन में क्यू बी। v से v कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया, पाई m अपॉन में क्यू बी। यानी एक सेमी सर्कल को इतना जो टाइम पीरियड लगेगा ये क्या रहेगा, पाई m अपॉन में क्यू बी। अब यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो टाइम पीरियड है आपके पास में वो कितना आया है, पाई m अपॉन में क्यू बी। देखो अब जो यहाँ से लेकर जो यहाँ से जब पार्टिकल्स यहाँ तक मूव करेगा और यहाँ से लेकर जब पार्टिकल यहाँ तक मूव करेगा, टाइम पीरियड क्या है आपका, सेम है। टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने किसकी वजह से, ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, v की वजह से है। अगर रेडियस बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जो वेलोसिटी बढ़ेगी वो टाइम को क्या कर देगी, इक्वल कर देगी, कंपनसेट कर देगी दोनों को, मतलब टाइम को कंपनसेट कर देगी। तो इसका मतलब क्या है, रेडियस बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है हमारे पास में। ठीक है, टाइम क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। अब टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं। टोटल टाइम का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कंप्लीट सर्कल में कितना टाइम लगेगा उसको, टोटल टाइम कितना आ जाएगा, कैपिटल टी, और वो किसके इक्वल हो जाएगा,
टी के इक्वल, ये टी इसको यहाँ से लग रहा है और यहाँ से भी कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2t बोल सकते हैं। यानी जो टी की वैल्यू आई है उसको आपको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आ गई कंप्लीट टाइम। अब यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, मतलब म्यू क्या होता है, 1/t के इक्वल होता है। और टी की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 1/t करना है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, चेंज हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, QB/में 2πm। ये आ गया आपके पास में इसकी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2πμ, और म्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π और इंटू में म्यू की वैल्यू कितनी है, QB/में 2πm, तो QB/में 2πm, 2π से 2π कैंसिल, कितना आ जाएगा, QB/में m। यानी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई आपके पास में, QB/में m। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब यूजेस की बात करते हैं, तो यूजेस हम इसका कहाँ पे कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कर सकते हैं इसका। सेकंड, अगर कोई सॉलिड आयन है हमारे पास में, अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर आयंस को इंसर्ट करवाना है तो उसके अंदर यूज कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव जो डीके है उसके अंदर हम जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तभी उसके अंदर से क्या रिमूव होता है, क्या निकलते हैं उसके अंदर से, अल्फा बीटा और गामा जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर से निकलते हैं। इसके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, तो आप ये लिख लेना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे करेंगे, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन कैसे करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv², ये होती है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv²। तो हमने आर की वैल्यू निकाल रखी है, आर की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर रखी है हमने, आर की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास में, mv/में कितनी आई हुई है, QB। और यहाँ से अगर हम v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इधर मल्टीप्लाई में और हम इसके डिवाइड में बन जाएगा, यानी RQB/में कितना आ गया, m। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करोगे कितना आएगा आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12m, v का स्क्वायर करना और v की वैल्यू ये आई हुई है RQB/में m, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, 12m, r का स्क्वायर Q² B² में m का स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल, कितना बचेगा, 12r² Q² B² में कितना आ गया, m आ गया। ठीक है, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या होनी चाहिए, हमारे पास में वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी को हम v0 से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v0 के है मैक्सिमम के लिए। तो r को भी क्या लिख सकते हैं, r0 लिख सकते हैं। तो नहीं, ये वाली जो टर्म है इसको हम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। मैक्सिमम 12 r की जगह पे कितना आ जाएगा, r0² Q² और B² में कितना आ गया, m, और ये आ जाएगी आपके पास में मैक्सिमम से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ से स्टार्टिंग से अगर करना चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो कि हमने क्या लेकर चलना है, यहाँ पे v0 यहाँ पे v0 पुट करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, r0 QB/में m। तो ये वाली वैल्यू हम इसकी जगह पे पुट करेंगे, ये वाली हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर स्क्वायर ओपन करने के बाद में एक मास से एक मास कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। आप ऐसे अलग से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं। लिमिटेशन देखो क्या होती है इसकी, देखो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आल्सो कैन नॉट बी एक्सेलरेट यूजिंग साइक्लोट्रॉन बियॉन्ड लिमिट बिकॉज एज वेलोसिटी इंक्रीज मास इज आल्सो इंक्रीज बाय रिलेशन। कौन से रिलेशन, एक आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दी थी, m इज इक्वल्स टू m0 में 1 - v² में c²। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग में ये रिलेशन हमें क्या बताती है कि हम अगर सर्टेन लिमिट तक अगर पार्टिकल की वेलोसिटी रखते हैं, जैसे हम पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स को जब मूव करवा रहे हैं तो हम अगर सर्टेन लिमिट तक करते हैं तो ये वाली जो वेलोसिटी है इसके कंपेयर में c की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसके कंपेयर में ये वाली वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, और बहुत ही कम होती है तो ये 0 के ही इक्वल आती है। तो 1 - 0 करोगे तो यानी ये वाला मास क्या रह जाएगा आपके पास में, इक्वल रह जाएगा, यानी m जो है वो प्रीवियस मास के इक्वल रहेगा। लेकिन अगर ये वाली वेलोसिटी हम अगर पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ा रहे हैं
अगर रेडियस बढ़ेगी तो स्पीड भी क्या होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और वेलोसिटी मतलब हमने मान लिया कि अब इसकी जो वेलोसिटी है वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो कैसे, हम कंसिडर करके चलते हैं कि हमने जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी ली कि 0.84 है, ठीक है। यानी जो वी स्क्वायर अपॉन में जो सी स्क्वायर है, इसका जो हम कट आउट करके जो हमारा जो फाइनल आता है वो कितना आता है, 0.84 आता है। तो इसको हम जब 1 में से माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 0.16 बचेगा। यानी ये वाला जो सॉल्यूशन किया वो 0.84 आता है, और 1 में से जब इसको माइनस किया तो कितना आया, 0.16 आता है। अब रूट करोगे तो इस रूट खोलोगे तो इसका कितना आ गया, 0.4 आ गया। आगे इतना समझ में। अब हमने कंसिडर किया कि हमारे पास जो मास है एम नोट है, उसकी वैल्यू हमारे पास में 40 kg है। अगर 40 kg है तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 40 बाई कितना आ जाएगा, 0.4, और पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो कितना आ गया, 10 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया आपके पास में, 400/4, कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा, 100। देखो मास पहले कितना था, 40 था, अब मास कितना बढ़ रहा है हमारे पास में, 100 हो गया ना। ऐसे मास बढ़ जाता है, तो इसलिए हम पार्टिकल को एक मैक्सिमम ही वेलोसिटी, मैक्सिमम लिमिट तक ही उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं। और अगर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मास बढ़ गया तो उसका टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कल आल्सो इंक्रीज। टाइम पीरियड भी क्या होगा, टाइम पीरियड कैसे कर रहे थे हम, जैसे ये वाला ले रहे थे ना हम टाइम पीरियड, ये सेमी सर्कल का था, और आगे जब उसका टाइम पीरियड ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड था वो सेम था। लेकिन जब मास बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड सिंक्रोनाइजेशन इज कट आउट। सिंक्रोनाइजेशन इज कट आउट का मतलब क्या है कि जो ये वाला पार्टिकल था, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड लग रहा था, और जो पोलैरिटी जो चेंज हो रही थी, दोनों का टाइम क्या था, सेम था। अगर ये मिसमैच हो गया तो हमारा जो साइक्लोट्रॉन है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब सेकेंड लिस्ट की लिमिट देखते हैं। देखिए सेकंड लिमिटेशन क्या होती है, इट कैन नॉट बी यूज एक्सेलेरेट न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। डायग्राम पे देखो क्या है, जो ये हमारा जो डायग्राम है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बजाय अगर हम न्यूट्रल पार्टिकल रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। न्यूट्रल पार्टिकल रखते हैं तो पोलैरिटी चाहे इसकी कुछ भी चेंज हो, कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा था, तभी वो क्या हो रहा था, नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट हो रहा था ना। अगर यहाँ पे हम न्यूट्रल पार्टिकल रखेंगे तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब हमारा साइक्लोट्रॉन काम ही नहीं करेगा। यानी हम न्यूट्रल जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर इसको वर्क नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेट यूजिंग साइक्लोट्रॉन बिकॉज, देखो अच्छा हमने यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल रखा, तो अब किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हम इलेक्ट्रॉन को क्यों यूज़ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल हैं उनके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हल्का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है। और इलेक्ट्रॉन का अगर मास कम होगा तो उनका एक्सेलेरेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। और एक्सेलेरेशन फास्ट होगा तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में वो मतलब ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, उनका मिसमैच होगा ना। टाइम मिसमैच होगा तो मतलब हमारा साइक्लोट्रॉन काम ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कंपेयर में हल्के होते हैं। तो ये वाला टाइम पीरियड मान लिया उनको समथिंग टी टाइम लगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ से इसमें तक आता है टाइम, रेडियस बढ़ती है तो स्पीड बढ़ेगी। तो ये वाली जो स्पीड थी, मतलब ये वाली जो वेलोसिटी थी और ये वाली जो वेलोसिटी ये इससे और भी ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी तो टाइम भी क्या लगेगा उसको, टाइम भी तो आपका बहुत कम हो जाएगा ना। मतलब ये वाला जो टाइम और ये वाला जो टाइम है दोनों मिसमैच हो जाएंगे। अगर मिसमैच हो गए तो हमारा साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन पे, न्यूट्रल पार्टिकल्स पे और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ही यूज़ कर सकते हैं, हम इसको हाई पे नहीं कर सकते। और न्यूट्रल पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं। आई होप आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ में आ गया होगा। अच्छे से करना है, बहुत ही इजी टॉपिक है। थैंक यू।